हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा 2025 के लिए हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको पूरी डिटेल में सेट नंबर 1 को कवर कराया हुआ था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2025 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। फ्रेंड्स, आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी जो है यह किस देश को सौंपी गई है। तो फ्रेंड्स, ये सऊदी अरब को सौंपी गई है 2034 वाला। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2034 वाला जो होगा इसका क्रम कौन सा होगा, तो ये 25वां होगा, 25वां फीफा विश्व कप 2034। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा सीधे कि 25वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया है, यहाँ 2034 नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि 2030 वाला कहाँ पर होगा, तो 2030 वाला जो आयोजित किया जाएगा ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। अच्छा, 2026 वाला कहाँ पर होगा? 2026 वाला अगली बार जो होने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है। अब यहाँ पर देखिए ये पुरुष वर्ग में पूछा गया है। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब, अगर इस तरह से लिखा जाता तो और भी स्पष्ट होता, बट यहाँ पर सारा नाम आप देख रहे हैं ये पुरुषों का नाम है। तो वहीं पूछा गया है कि 2025 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर कहाँ के हैं, तो याद रखना है ये इटली के हैं। संबंधित प्रश्न भी जो देश के होते हैं वहाँ से भी पूछा जाता है कि जानिक सिनर कहाँ के हैं, तो इटली के जानिक सिनर हैं। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव, यहाँ पर देखिए ये जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब 2025 में जीता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। कल मैं जब इसका सेट नंबर 1 करा रहा था तो उसमें पूछा गया था, ठीक है ना, कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के महामहिम थे प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि थीम क्या था 2025 में। तो फ्रेंड्स, ये आपका था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। चलिए देखिएगा कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा आपका याद रखिएगा 32,718.31 करोड़ रुपया अनुमानित है। 32,718.31 करोड़ रुपया अनुमानित है
जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब यहाँ पर शब्द लगा हुआ है पूर्वी भारत, ठीक है ना, बताइए पूर्वी भारत का। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला है। पश्चिम बंगाल में एक जिला है पुरुलिया, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में गढ़पंचकोट, यहाँ मैं लिखता हूँ गढ़पंचकोट, याद रखिएगा, गढ़पंचकोट पहाड़ियों में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया है? वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, बताइए किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे कि नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कुवैत का है। कहाँ का है? कुवैत का है। ठीक है, याद रखिएगा कुवैत का है। क्लियर, चलिए कुवैत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में खिताब जीता है? यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो भारत ने खो खो विश्व कप 2025 महिला वर्ग में भी जीता है और पुरुष वर्ग में भी जीता है। और फ्रेंड्स ये हरा करके जीता है दोनों को फाइनल में। ठीक है ना, ये कौन देश को? तो नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए ये खो खो विश्व कप का पहला आयोजन था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भार्गवास्त्र, देखिए भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना, और भार्गवास्त्र जो है भारत की पहली माइक्रो मिसाइल आधारित प्रणाली है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और यह मिसाइल 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोन का पता लगा करके उसको निष्क्रिय कर सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर वी नारायणन को किया गया है। ठीक है ना, डॉक्टर वी नारायणन को किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर भी बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए हिंदी भाषा के लिए किसको किया गया है? तो किया गया है गगन गिल को। गगन गिल को किया गया है उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गगन गिल को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया गया है? चूँकि ये पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में किया गया है। ठीक है ना, चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक बना है और इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर के किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है, संस्कृत भाषा के लिए भी बड़ा पूछता है, मैं बता देता हूँ। संस्कृत भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है, भास्कर चरितम कविता के लिए। अच्छा, मैथिली के लिए पूछा जाता है, क्योंकि बिहार से संबंधित है तो मैथिली में दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। महेंद्र, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महेंद्र मलंगिया को। ठीक है ना, महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। चलिए ये वाला हो गया हमारा, चेन्नई में जो है पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में है?
चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका उद्घाटन इन्होंने 6 अप्रैल 2025 को किया है, ठीक है ना। और यह तमिलनाडु में है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी मतलब समुद्री, ठीक है ना, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे ब्रिज है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस रेलवे सी को 17 मीटर तक उठाया जा सकता है और यह पुल पार करने से 30 मीटर ऊंचा है। यह पुल पुराने पुल से, ठीक है ना, पुराना पुल था पहले, उससे 3 मीटर ऊंचा है। और यह ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम और मांडपम को जोड़ेगा और इसकी अगर पूछेगा लंबाई तो याद रखना है एग्जैक्ट 2.07 किलोमीटर यह लंबा है, ठीक है। चलिए तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है। अधिकतम वृद्धि यानी कि जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 20 जनवरी 2025 को ये 47वें प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, ठीक है ना। और इन्होंने जो है याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का, तो यहाँ पर WHO याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। चलिए और उन्होंने WTO से भी अलग होने के कार्यकारी आदेश भी जारी किए हुए हैं, बट अभी याद रखिएगा WHO। चलिए केंद्र सरकार हाल ही में देखिए कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में किया है, ठीक है ना, सिक्किम में, सिक्किम ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कुमायूं हिमालय का विस्तार है, कुमायूं हिमालय का विस्तार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सतलुज और काली नदी के मध्य जो है, सतलुज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, सतलुज और काली के बीच में, ठीक है। सतलुज और सिंधु के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। अच्छा काली और तीस्ता के मध्य जो है, काली और तीस्ता के मध्य उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग के मध्य जो है उसको असम हिमालय कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न को सुमेलित करना है, बहुउद्देशीय परियोजना है और ये किस नदी पर है, और यहाँ कूट से राइट आंसर चुन करके आपको बताना है। देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, तो यहाँ पर देखिए चंबल 4 हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम पर है, यानी कि 1 हो जाएगा। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो यानी कि ये 2 बन जाएगा। तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, जो कि आप देख सकते हैं 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है। क्लियर। चलिए देखिएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति जो होती है ना, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति तो ये स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और प्राक्कलन समिति संसदीय समिति होती है। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति सुमेलित नहीं है इसमें से। भाग 20 में संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, भाग 17 में राजभाषा है, क्लियर। उसके बाद देखिए भाग 11 जो है इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 18 में जो है, भाग 18 में निर्वाचन नहीं है, आपको पता है भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध है भाग 18 में, तो ये गलत दिया गया है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया था। तो ये कौन सा अधिनियम है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये चार्टर अधिनियम 1833 है। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, रंग इत्यादि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अतः यह अधिनियम सर्वप्रथम प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का मुख्य आधार बना था। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है तो सभी पढ़ेंगे। देखिए धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में है, आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है, ये सब किया गया। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। विधान परिषद के, विधान परिषद बताइए। तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 169 है इसका अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और देखिए इसके गठन में विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। और संविधान में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निर्धारित की गई, न्यूनतम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा आपका गलत कथन दिया गया है, कथन गलत पूछा गया है, ठीक है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की, बिल्कुल। न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है मैंने अभी बताया है कि ये 40 निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पर 60 दिया गया जो कि गलत है, तो ये वाला आपका गलत कथन दिया गया। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए, ये आपका सही है। देखिए निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं था, बताइए। तो इसमें से वैगनर हो जाएंगे। देखिए वैगनर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा वैगनर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वैगनर नहीं थे। महाद्वीपों और महासागरों के विवरण के संबंध में 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने जो है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत किया था जिसको कि प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब थोड़ा सा धुंधला है बट मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ। देखिए पनामा नहर, अरल सागर और प्रशांत सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर, कील नहर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। अब देखिए पनामा नहर जो है, पनामा नहर ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, ठीक है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य, तो ये गलत दिया गया है। स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, तो यहाँ पर लाल सागर अरब सागर दिया गया, ये भी गलत है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। कील नहर बाल्टिक, देखिए कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य है, तो यहाँ पर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर ये सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हाँ यहाँ से देखिए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ से आपको सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। अविश्वास प्रस्ताव, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सही कथन जो होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, तीनों सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है। इसीलिए सारे के सारे कथन सही हैं, तो 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो देखिए प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, अब ध्यान सुनिएगा, अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण बिल्कुल आपका सही है। J.M. किन्स ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत, अमर्त्य सेन निर्धारणता का दुष्चक्र सिद्धांत, ये गलत है। अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन ये गलत दिया गया है। देखिए निर्धनता का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत तथा संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्स्क का है। किनका है ये सिद्धांत, ये रेगनर नर्स्क का है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तेल शोधक कारखाना है और एक तरफ राज्य है। बरौनी आपको पता है कि बिहार में पड़ता है, ठीक है,
उसके बाद बोंगाई गांव, तो बोंगाई गांव असम में पड़ेगा। ठीक है, दिग्बोई भी असम में पड़ता है, दिग्बोई, ये भी याद रखेंगे, दिग्बोई। ठीक है ना, दिग्बोई भी असम में है। चलिए उसके बाद देखिएगा बीना, तो बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है और कोयली गुजरात में पड़ता है। तो इसको आप आसानी से मिला सकते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए लौ एस की खान, तो लौ एस की खान कहाँ पर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये नौमुडी हो जाएगा, नौमुडी। ठीक है ना, यानी कि 3। तांबे की खान, तो ये बालाघाट हो जाएगा, यानी कि 1। बॉक्साइट की खान, तो फ्रेंड्स ये अमरकंटक पहाड़, ठीक है ना, यानी कि 2। और अबरक की खान, ये आपका नेल्लौर, यानी कि 4। तो 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम की पूछेगा तो जादूगोड़ा, झारखंड में याद रखिएगा, जादूगोड़ा यूरेनियम की, जादूगोड़ा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिख रहा है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है, उस माप को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए उस माप को कायिक घनत्व कहा जाता है, कायिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है, कायिक घनत्व। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल ये कर्नाटक में है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में नहीं है, वायनाड केरल में पड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये तमिलनाडु में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा याद रखिएगा आप। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है। फिलिप वक्र, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा ये रिपीट भी हुआ है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाया जाता है फिलिप वक्र के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो वियना में देखिए IAEA का भी मुख्यालय है, IAEA का, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी मुख्यालय है। उसके बाद UNIDO, यानी कि फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है वियना में। उसके बाद देखिए UNODC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये भी आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। तो यानी कि सभी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो फ्रेंड्स देखिए यह भारत में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान है और यह एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में हुई थी, और यह मौसम पूर्वानुमान और भूकंप का पता लगाने के लिए मुख्य संगठन है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। स्टैंड अप इंडिया, तो देखिए स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और 2016 में इसको शुरू किया गया था, जो कि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के बीच, जो समुदाय हैं उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा दे। तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब जो है शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए जो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है 2019 में इसको शुरू किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो प्रदूषण की रोकथाम, खास करके वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु एक कार्य योजना तैयार करना था। 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी, पूछा गया कौन सा सुमेलित है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुआ था, ये गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, इंडियन राइनो विजन 2020, तो ये 2005 में। ठीक है, 2005 में, तो गलत है ऑप्शन। सही है, सही सुमेलित ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, मिलान करना है क्या, निम्नलिखित को सुमेलित करना है ना। चलिए देखते हैं, हमने क्या किया था कि सही समझ लिया था कौन सा सही है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी कि 4 2, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 1,
और यह आपका हो जाएगा 2005, ठीक है ना। तो आपका 3, 4, 2, 1, 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी में है। चलिए देखिएगा कि सहरिया तथा गरासिया ये जनजाति है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, बताइएगा। तो ये जो जनजाति है फ्रेंड्स, ये राजस्थान की जनजाति है, ठीक है, राजस्थान की है। देखिएगा 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। 0 अंश अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा और 0 अंश देशांतर रेखा यानी कि प्रधान, मध्याह्न या उत्तर रेखा, ठीक है ना। इनका मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी जो है, गिनी की खाड़ी, ठीक है ना, गिनी की खाड़ी में होता है। इसीलिए यह गिनी की खाड़ी जो है आपको पता है अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए पायरोहेलियोमीटर जिसका उपयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है। तो देखिएगा पायरोहेलियोमीटर जो है यह आपका स्टीफन के नियम पर कार्य करता है, ठीक है ना। स्टीफन का नियम क्या है कि आपका यदि कोई वस्तु उस ताप पर है तो वस्तु की प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यह है स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो स्टीफन्स का नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल ये कथन करेक्ट दिया गया है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, नहीं, आर्द्रता बढ़ाया जाएगा ना, आर्द्रता, तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। तापमान की अगर बात करते हैं तो किसी माध्यम का ताप बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो तापमान पर बढ़ती है, घनत्व बढ़ने पर कम हो जाती है, आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा इसमें से जो है आपका सही है, केवल एक। चलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण बताइए, इसमें वस्तु के बराबर होती है और पार्श्व उल्टा यानी कि लेटरल इन्वर्स होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान, चंद्रमा की सतह पर बताइएगा, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना है। तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। अच्छा पृथ्वी की सतह पर कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी वाला भी याद रखिएगा, चंद्रमा वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें और यहाँ से सही आंसर आपको चुनना है। देखिए ऑडियोमीटर जो है, ऑडियोमीटर आपका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है। उसके बाद देखिए ओडोमीटर, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। अल्टीमीटर, तो फ्रेंड्स ये वायुयान की ऊंचाई मापने में। और ऑक्सीजनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने में। तो बहुत ही सिंपल है, 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा यदि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, वायु अनुपस्थित हो, तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा। जब वायु अनुपस्थित है तो क्या होगा, तीनों एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है ना। जब वायु अनुपस्थित हो, तो अगर वायु की उपस्थिति हो तब जब जो भारी पिंड होगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। तो पहले वायु अगर उपस्थित रहता तो जो भारी है यानी कि लोहा भारी था तो लोहा पहले पहुंचता, बट यहाँ पर वायु अनुपस्थित हो गया है तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है यानी कि नहीं बदलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवृत्ति जो है हमेशा जो है स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, चाल इन सब में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। घटाने या बढ़ाने का, तो प्रत्यावर्ती जो आपका वोल्टेज है उसको बढ़ाने घटाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको कि उपसाइड ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको कि अपसाइड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए सवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है इसको, ठीक है। सहजीविता, सहजीविता बोला जाता है, सहजीविता में सवाल और कवक दोनों लाभान्वित होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए एक प्राकृतिक संकेतक भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ये आप भी जानते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि मम्प्स यानी कि गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो मम्प्स बीमारी जो होती है ये वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा, ठीक है ना, वायरस के द्वारा होता है, तो वायरस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की सयनता के लिए जिम्मेदार है? मानव रक्त की सयनता के लिए, तो मानव रक्त की सयनता का कारण उसमें उपस्थित प्रोटीन की होती है, इसी कारण होती है, उसमें उपस्थित प्रोटीन जो होता है रक्त में प्रोटीन, इसी के कारण, ठीक है ना। और रक्त जो होता है, रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, ये आपका तरल संयोजी उत्तक होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए पालक में आपका विटामिन ए बिल्कुल सही दिया गया है, संतरा में विटामिन B1, देखिए संतरा में खास करके विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि विटामिन सी टमाटर में, ठीक है, टमाटर में उसके बाद देखिएगा सही है, विटामिन सी आपका टमाटर में हो जाएगा। और विटामिन के सोयाबीन, विटामिन के तो सोयाबीन वगैरह में होता है, अंडा, हरी सब्जियां, ऑलिव ऑयल, इन सब में होता है। तो ये इस तरह के प्रश्न में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी ही हम सही कर देते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न नंबर कि जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? जंतु कोशिका में गति, तो फ्रेंड्स ये होती है सीलिया के कारण। सीलिया एक तरह का कोशिकांग होता है जो जंतु कोशिका को गति प्रदान करता है। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पादप गति नहीं करते हैं। सीलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हाँ अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और कारण है, और पढ़कर के आंसर बताना है। एक ही दंपति की संतानें अनुवांशिक स्तर पर असमान होती है, कारण कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग अनुवांशिक लक्षण के अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिएगा पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिका की बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है, क्लियर। और देखिए कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, आपको पता है कि एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक बदलाव के कारण अलग अलग अनुवांशिक लक्षण वाले अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, जिससे कि एक ही दंपति की संतानें अनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। इसीलिए कह रहा है कि कारण जो है गलत है, परंतु अभिकथन आपका सही है, ये सही है, कारण गलत दिया गया है, ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है, समसूत्री नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चलिए चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? चमगादड़, तो चमगादड़ जो होता है ये डायफ्राम की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, डायफ्राम की उपस्थिति के कारण ये पक्षियों से अलग होता है। और चमगादड़ और पक्षी के पंख समजात अंग है, यानी कि उनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चमगादड़ स्तनधारी भी होते हैं जबकि पक्षी अंडे देते हैं। तो डायफ्राम की उपस्थिति, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? तो एकमात्र पादप हार्मोन है एथिलीन, जो कि गैसीय अवस्था में होता है और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में ये सहायक होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? देखिए उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 में किया गया था। किसने किया था? तो तीन नाम याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, इन्हीं ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी
अंग्रेजी में भी लिखा गया डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो फ्रेंड्स ये घटना थी जालियांवाला बाग। कब हुआ था ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद जो है ये कमेटी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जालियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी हैं? नेहरू रिपोर्ट, तो देखिए 1928 में भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना। और 1928 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इनमें से ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता की रही थी? ये पूछा गया है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये डेट सहित याद रखना है, 5 मार्च 1931 को। इसमें मुख्य भूमिका निभाया था तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। तो ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों का प्रभार किसने संभाला था? अंतरिम सरकार में, तो अंतरिम सरकार में विदेशी मामले ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के पास थे, ठीक है। चलिए वल्लभ भाई पटेल के पास आपकी गृह सूचना प्रसारण ये सब था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था, ठीक है ना। और आसफ अली रेलवे विभाग के प्रमुख थे, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिएगा कि सौदरानंद किसकी रचना है? तो ये आपकी अश्वघोष की रचना है, ठीक है ना। सौदरानंद। बुद्ध चरित भी अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरित भी पूछा जाता है, बुद्ध चरित भी अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष आपको पता है ये कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है, अश्वघोष। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य वंश के बाद अगर बात करते हैं तो ये सातवाहन था, ठीक है, सातवाहन था। और राजधानी प्रतिष्ठान होती थी इनकी, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा ये आपकी सातवाहन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया था? कुतुब मीनार की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। और देखिए इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। और फिरोज तुगलक ने जो है टूटी हुई जो इमारत थी, टूटी हुई जो मंजिल थी, उसको ठीक किया था। तो फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा शेर शाह, इसमें से देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया था और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला शेर शाह सूरी ने उपाधि धारण किया था और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया था, ठीक है। याद रखिएगा हजरत आला की उपाधि इसने धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा कहा जाता है किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को। इसका रासायनिक सूत्र है ये सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा संलयन प्रक्रम पर आधारित है? संलयन प्रक्रम पर, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें से देखिए इस्पात बिल्कुल मिश्र धातु है, पीतल भी है, कांसा भी है, जिंक नहीं है, ठीक है ना, जिंक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का, तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है ये वाला सूत्र है, ठीक है, SO4 होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था, ये कई बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये SP आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब पानी जम जाता है तो उसमें उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है तथा उसका घनत्व कम हो जाता है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकिरी गंदे पानी को तो स्कंदन के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये मीथेन होता है CH4 और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, ठीक है, मीथेन को याद रखिएगा। चलिए तो ये 75 प्रश्न है, 76 से लेकर के 150 तक में मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।